हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय के 2022 प्रीवियस ईयर पेपर को। आइए आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? विकल्प अ है प्रश्नोत्तर प्रणाली, विकल्प ब है अभिनय प्रणाली, विकल्प स है गति प्रणाली, विकल्प द है व्याख्या प्रणाली। राइट आंसर अ है प्रश्नोत्तर प्रणाली। व्याख्या। प्रश्नोत्तर प्रणाली में छात्रों को प्रश्न पूछकर उत्तर देने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे उनकी मानसिक सक्रियता और रुचि बनी रहती है। यह पद्धति छात्रों की सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। प्रश्न 2, जागृत शब्द का विलोम शब्द है। विकल्प अ है सुषुप्त, विकल्प ब है विषुप्त, विकल्प स है शयन, विकल्प द है चेतना। राइट आंसर अ है सुषुप्त। विकल्प अ है सुषुप्त जागृत का विलोम है, जिसका अर्थ सदा सोया हुआ होता है। विकल्प ब है विषुप्त, सदा गहरी नींद की अवस्था को कहते हैं। विकल्प स है शयन, सदा सोने की क्रिया या आराम करने को कहते हैं। विकल्प द है चेतना, सदा जागरूकता या सजीवता को दर्शाती है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प अ है पुस्तक, विकल्प ब है ममता, विकल्प स है अच्छाई, विकल्प द है सुरेश। यह राइट आंसर अ है पुस्तक। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जाति, वर्ग या प्रकार को व्यक्त करती है, जैसे लड़का, लड़की, पुस्तक, जानवर आदि। प्रश्न 4 है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। विकल्प अ है संकोच, विकल्प ब है झिझक, विकल्प स है शर्मीला होना, विकल्प द है उपयुक्त सभी। राइट आंसर द है उपयुक्त सभी। विकल्प अ है संकोच, डर या हिचकिचाहट के कारण शिक्षा में रुकावट। विकल्प ब है झिझक, नए कार्य करने में असमर्थता। विकल्प स है शर्मीला होना, खुद को व्यक्त करने में कठिनाई। ये भाव बच्चों की शिक्षा में बाधक बनते हैं। प्रश्न 5 है, भूतकाल के कितने भेद हैं? विकल्प अ है 4, विकल्प ब है 6, विकल्प स है 8, विकल्प द है 10। राइट आंसर ब है 6। व्याख्या है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठवां है हेतुमद भूतकाल। अतिलघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 6 है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर है विराम चिन्ह। भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। 4 विराम चिन्हों का उदाहरण। पहला है पूर्ण विराम, लड़के का पैर फिसल गया। दूसरा है अर्ध विराम, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तीसरा है अल्प विराम, उसने किताब, पेंसिल और रबर दिए। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तुमने अपना गृह कार्य किया। प्रश्न 7 है, समास कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास के भेद। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। प्रश्न 8 है,
छत्र संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? उत्तर है संयुक्त वर्ण। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है। जैसे छत्र आधा का प्लस आधा सा प्लस अ। अगर इसको पूरा लगाएंगे आ हटा देंगे तो यहाँ पर जो हलंत लगा है ये नहीं रहेगा। तरह का होता है आधा त और पूरा र। अगर पूरा र लगाएंगे तो ये अ हट जाएगा। ज्ञ है, ज्ञ का होता है आधा ज प्लस आधा इ प्लस अ। इसमें भी अगर इ पूरा कर देंगे हलंत हटा देंगे तो ये अ हट जाएगा। इसी प्रकार स्र है आधा स और आधा र मिल करके बना है। प्रश्न 9 है दिए गए प्रत्यय का उपयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। अ है आई, आई से बनाना है। पहला है मिठाई, दूसरा है लिखाई। लास्ट में शब्द के अंत में अगर आई आ रहा है तो वह जो है आई प्रत्यय हो जाएगा। प्रश्न 10 है मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है। व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक होता है। मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता हेडिंग है। पहला है मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। दूसरा है मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनकर उनके मनोभावों को समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। तीसरा है मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। चौथा है मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। पांचवा है व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। प्रश्न 11 है पत्र के प्रकार लिखिए। उत्तर है सामान्य तौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र। जो पत्र आधिकारिक व्यवसाय और जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि शामिल होते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र व्यक्तिगत, दोस्तों और परिवारों के साथ संवाद करने के लिए लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र के जरिए मित्रों, संबंधियों आदि के हालचाल जाने जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 12 है गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य गद्य के सभी पाठों के लिए निम्न प्रकार निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला है छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना। दूसरा छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों आदि की जानकारी देना। तीसरा है छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी कराना। चौथा है छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। छठवां है छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। सातवां है छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा देना। आठवां है छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। नौवां है छात्रों में मौलिक कल्पना तथा लेखन की शक्ति का विकास करना। प्रश्न 13 है मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं हेडिंग है विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि। लिखित अभिव्यक्ति की विधाएं सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण, लेखन विवरण,
आख्या लेखन इत्यादि। बालक जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम बोलना सीखता है। इसी प्रकार यह क्रम जीवनोत्तर चलता रहता है। बोलकर अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति का ही अधिक उपयोग करता है। व्यवस्थावश आवश्यक होने पर ही लिखित अभिव्यक्ति करता है। अतः मौखिक अभिव्यक्ति का भाषण शिक्षण में विशेष स्थान है। प्रश्न 14 है, छात्रों में उच्चारण संबंधित सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। उत्तर है, छात्रों में उच्चारण संबंधित सुधार हेतु उपाय। छात्रों में उच्चारण करते समय प्रायः दोष पाए जाते हैं, जिनके निराकरण के लिए अध्यापक को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए। पहला है, ई को ई के रूप में उच्चारण करने का दोष अक्सर मिलता है, जैसे इमली को ईमली और ईख को ईख उच्चारित करना। यहाँ ई है, ठीक है। दूसरा है, ऊ को ऊ बोलने का दोष। अतः ऐसे शब्दों के उच्चारण का बार बार अभ्यास द्वारा दोष को दूर किया जा सकता है। प्रश्न 15 है, काल किसे कहते हैं? काल के भेद लिखिए। उत्तर है, हेडिंग है काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य कब हुआ है, हो रहा है या होगा, उसे काल कहते हैं। काल के भेद हेडिंग है, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे राम पत्र लिखता है। दूसरा है भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय में करने या होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मोहन विद्यालय गया। तीसरा है भविष्यकाल। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के आने वाले समय में करने या होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं, जैसे सीता विद्यालय जाएगी। प्रश्न 16 है, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। उत्तर है, कविता शिक्षण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है लय, ताल और गति। कविता पाठ में उचित लय, ताल और गति का पालन करना चाहिए। दूसरा है विराम और आरोह अवरोह। पाठ के दौरान उचित विराम और आरोह अवरोह का ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा है भावनात्मक प्रस्तुति। कविता को रागात्मक और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा है श्रोताओं से संपर्क। शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव बनाए रखने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। प्रश्न 17 है, पत्र लेखन की विशेषता बताइए। उत्तर है, यद्यपि आज का युग तकनीक दूरसंचार का युग है, तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। पत्र लेखन एक कला है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपना बनाया जा सकता है और यदि भाषा में तनिक सी लापरवाही हो जाए तो अपने बेगाने बन जाते हैं। पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है। दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से नहीं कर पाते और न ही किसी भ्रांति का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। यह केवल पत्र के माध्यम से ही संभव है। प्रश्न 18 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हेडिंग है क्रिया विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलना क्रिया है और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों, यह रहा हिंदी विषय का 2022 पेपर सोल्यूशन। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। अगर इस पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पा जाएंगे सभी पीडीएफ। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके फैलाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।